हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के अल्फा टेस्ट सीरीज में हम लोग कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टेक वेक्टर अलजेब्रा। ऑन डिमांड सॉल्यूशन बना रहा हूं इस टेस्ट का मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से टेस्ट का डिस्कशन। तो यहां पर हमें 2 मार्कर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। फिर उसके बाद 3 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे, केस स्टडी भी होगा और 5 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको शो करना है कि पॉइंट्स P, Q एंड R कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहली बात कंसेप्ट सीखना, वेक्टर AB जब हम लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे होता है ना, पता है आपको यह बात। तो यहां पर LHS वाला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। ये OQ वेक्टर पहले लिखो और ये PO वेक्टर है ना, इसे आप माइनस OP वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, तो ये भी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप वेक्टर AB लिखें और वेक्टर BA लिखें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो इनको अगर हम इक्वल रखेंगे तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर वेक्टर PO को मैंने वेक्टर OP लिखा तो नेगेटिव आ गया, OQ वाला सेम है, ठीक है। ऐसे ही RHS में आ जाओ, ये वेक्टर OR माइनस ये QO दिख रहा है ना, तो नेगेटिव लगा रहा हूं क्योंकि मैं इसे लिखूंगा OQ, ठीक है। अब इसे रिकॉल करो, पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट। इसकी हेल्प से क्या आप LHS वाले को वेक्टर PQ लिख सकते हो? ऐसे ही RHS वाला क्या बनेगा, वेक्टर QR। ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ यहां पर। अब कंसेप्ट सिंपल सा यह है बेटा कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो तो A और B पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं। तो यहां पर देखो वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर QR, मतलब लैम्डा का मीनिंग 1 हो गया यहां पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि PQ जो वेक्टर है इट इज पैरेलल टू QR वेक्टर, ठीक है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन PQ वेक्टर में और QR वेक्टर में पॉइंट Q तो कॉमन है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बट Q इज अ कॉमन पॉइंट। अब अगर एक पॉइंट कॉमन है वेक्टर PQ और वेक्टर QR में, तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि PQ एंड R एक ही लाइन के ऊपर हैं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, ठीक है, समझे मेरी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर यूनिट वेक्टर P एंगल π/4 बना रहा है विद I कैप, π/3 विद K कैप, यानी आपको अल्फा दे दिया है π/4, डायरेक्शन एंगल्स गिवन है। K कैप यानी Z एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा गामा विच इज π/3 एंड ओमेगा विद J कैप, यानी बीटा वाला एंगल ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यह भी आपको बताया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ओमेगा। तो बेटा ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप π/4 पुट करोगे तो कॉस स्क्वायर π/4 यानी 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैं 1/2 लिख दूं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर गामा मतलब कॉस π/3 कॉस 60 यानी 1/2 का स्क्वायर भी होगा, दैट इज 1/4। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 1। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस स्क्वायर गामा क्या आएगा बेटा, 1 माइनस हाफ यानी हाफ, माइनस 1/4 यानी 1/4 ही आएगा। तो बेसिकली यहां से कॉस ओमेगा बन जाएगा प्लस माइनस 1/2। हम नेगेटिव वाला लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो कॉस ओमेगा पॉजिटिव हाफ ही होना चाहिए। तो यहां से ओमेगा π/3 आ जाएगा, यही आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। फिर आपसे वेक्टर P की वैल्यू भी पूछ रखी है, वेयर वेक्टर P इज यूनिट वेक्टर।
अगर हमें डायरेक्शन एंगल्स पता हैं तो उनकी हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं वेक्टर के लिए। डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से हम यूनिट वेक्टर आराम से लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर वेक्टर p यूनिट वेक्टर है ना, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, अब अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू तुम्हारे पास हैं। ठीक है, अल्फा गामा बीटा मतलब ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां निकाल चुका हूं मैं। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे कॉस पाई बाई 4, यानी ये हो जाएगा 1/√2 आई कैप। ठीक है, फिर कॉस बीटा यानी कॉस ओमेगा दैट इज हाफ, इस वाले स्टेप में देख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ जे कैप। फिर इसके बाद कॉस गामा यानी कॉस पाई बाई 3 दैट इज अगेन हाफ के कैप। तो ये आपका वेक्टर p आ गया। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू नल वेक्टर दिया हुआ है और ये शो करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। इस कंडीशन में दोनों तरफ वेक्टर a से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, दोनों तरफ वेक्टर a से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने। ठीक है बेटा, LHS में क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, ये तो आपका नल वेक्टर हो ही जाएगा। ये आपका वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है एंड दिस इज माइनस c क्रॉस a। समझे कि नहीं, यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब फिर से इस कंडीशन को उठाओ, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये क्या था, तो नल वेक्टर था। अब इसमें आप वेक्टर b से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो दोनों तरफ। आपका मन करे तो वेक्टर c से भी ले सकते हो, बट फिलहाल मैं वेक्टर b से ले रहा हूं दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट। LHS में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रॉस को, तो ये आएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b, मन करे तो डायरेक्टली नल वेक्टर लिख लो, प्लस b क्रॉस c एंड दिस इज नल वेक्टर इन RHS। इसे हम लिख सकते हैं माइनस a क्रॉस b। दिस इज नल वेक्टर, इफ यू विश यू कैन राइट दिस इज b क्रॉस c, नाउ दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। इफ यू चेंज द साइड्स यू विल गेट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। चेक इट आउट। इसे इक्वेशन सेकंड बोलिए। अब जरा फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करिए बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इफ यू सी a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c, ये तो सेकंड इक्वेशन में है ना, एंड a क्रॉस b c क्रॉस a के भी इक्वल है, तो फिर ये b क्रॉस c के भी इक्वल होगा। कुछ समझे, यही तो रिजल्ट आपको लेकर आना था। चेक कर लो यहां पर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन 4। अब इसमें कैसे करेंगे, यहां पर वेक्टर a b और c तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। डॉट प्रोडक्ट a और b का 0 है, a और c का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। b और c वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है, आपको यह प्रूव करना है। ठीक है, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे कि a और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी वेक्टर नल वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि आप यहां पढ़िए ये यूनिट वेक्टर्स की कहानी चल रही है। फिर इसको हम यूज करेंगे तो वेक्टर a और वेक्टर c भी परपेंडिकुलर आ जाएगा। वेक्टर a b के परपेंडिकुलर है, वेक्टर a c के भी परपेंडिकुलर है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि वेक्टर a इज इन द डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस c, मतलब इसके पैरेलल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b क्रॉस c। ठीक है, दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या रिलेशन होता है, क्वेश्चन 1 को याद करिए। ठीक है बेटा, तो ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी। अब दोनों तरफ हम लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉड लैम्डा b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो पहले b क्रॉस c का मतलब क्या होगा,
तो मॉड बी मॉड सी साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी विच इज π/6, और यहां पर आपका यूनिट वेक्टर भी आएगा, लेकिन क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आप उसका भी मैग्नीट्यूड ले लोगे। साइन π/6 पॉजिटिव ही होगा ना, इसलिए मैंने उसका मैग्नीट्यूड नहीं लिया, लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों वेक्टर ए बी और सी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहां पर मैग्नीट्यूड 1 आएगा, दिस इज मॉड लेमडा, ये 1, ये 1, ये आपका हाफ साइन π/6 की वैल्यू, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी एन कैप का मैग्नीट्यूड 1। यहां से अगर आप देखें तो मॉड लेमडा आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी +-2। इस कंडीशन को देखना, यानी इक्वेशन फर्स्ट में आप लेमडा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था वो मिल चुका है, मतलब जो आपको प्रूव करना था। चेक कर लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं बच्चों, यानी 2 मार्कर लास्ट क्वेश्चन होगा ये। यहां पर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और यहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट वाली एक कंडीशन दे रखी है, और इनके मैग्नीट्यूड्स में एक रिलेशन भी दे रखा है। इसमें डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए डॉट ए यानी ऐसे आ जाएगा, फिर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है नेचर में, तो इस बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हो, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, ये रहा नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका आएगा माइनस बी डॉट बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। तो फाइनली आपको मिलेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये पूरा 8 के इक्वल है। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इस कंडीशन को हम यूज करने जा रहे हैं बेटा, तो यहां पर 8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देगा आपको 64, वेक्टर बी मॉड स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड विद स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये बन रहा है 63 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड विद स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8/63। यहां से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, याद रखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकल रहा है। तो ये आ जाएगा 2√2 और ये आपका हो जाएगा 3√7। एक बार चेक करिए, तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस कंडीशन को यूज करेंगे, मतलब इसका 8 टाइम्स ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 16√2/3√7। ठीक है बेटा, क्लियर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव 3 मार्कर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन 6 में, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड एस आर गिवन बाय दीज वेक्टर्स, प्रूव दैट लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, और फिर रेशो ऑफ देयर लेंथ भी दिया हुआ है 1:2, ये भी प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले हम वेक्टर पी क्यू लिख लेते हैं बेटा। वेक्टर पी क्यू यानी ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। ये P का पोजीशन वेक्टर है, ये Q का है, ये R का है, और ये S का है, ठीक है। मतलब ये OP वेक्टर है, OQ वेक्टर है, OR वेक्टर है, OS वेक्टर है। तो OQ वेक्टर यानी 2i कैप प्लस j कैप माइनस OP वेक्टर यानी i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा सिर्फ i कैप एंड दिस विल बी प्लस 4j कैप, ठीक है, ध्यान से देखिए, एंड इट विल बी माइनस k कैप, ठीक है। इसी तरीके से आप RS वेक्टर भी लिखो, तो ये बनेगा आपका OS वेक्टर माइनस OR। तो S वाला और ये R वाला डायरेक्टली माइनस कर दूं, है ना, i कैप माइनस 3i कैप, दैट मीन्स इट विल बी माइनस 2i कैप, ठीक है, माइनस 6j कैप माइनस 2 यानी माइनस का 8j कैप
माइनस के कैप और ये प्लस का 3k कैप हो जाएगा, यानी प्लस का 2k कैप। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको पी क्यू एंड आर एस को पैरेलल प्रूव करना है। तो आप यहां पर इस कंडीशन को देखिए, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ आर एस वेक्टर। चेक करके देखो, यानी वेक्टर आर एस को आप माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पी क्यू वेक्टर मिलना चाहिए। चेक करिए, मैं तो यही कह रहा हूं। माइनस हाफ इसको लगाओगे आई कैप आएगा, माइनस हाफ यहां लगाओगे क्या आएगा, प्लस 4j कैप आएगा, माइनस हाफ यहां लगाओगे माइनस k कैप आएगा। चेक कर लो, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर आ गया, फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। ठीक है बेटा, तो पैरेलल वाली बात तो हो गई। अब आपको इनके लेंथ का रेशो भी प्रूव करना है कि 1:2 होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, या तो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और वेक्टर आर एस का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो फिर उनका रेशो आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर इस कंडीशन को फिर से देखो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो, दोनों तरफ। तो ये माइनस हाफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये वेक्टर आर एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ओवरहेड एरो को हटाएंगे ना, तो आप मैग्नीट्यूड के साइन को भी हटा सकते हो, डायरेक्टली पी क्यू लिखो। ठीक है, फिर माइनस हाफ का मैग्नीट्यूड यानी हाफ हो जाएगा, यहां पर भी आप इसे सिर्फ आर एस लिखो। तो आपको इनके लेंथ का रेशो निकालना है, यानी पी क्यू रेशो आर एस। तो पी क्यू अपॉन आर एस आप कंसिडर करिए, दैट इज इक्वल टू हाफ। तो रेशो आपके पास आ चुका है 1:2। ठीक है बेटा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू बतानी है सच दैट स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू हाफ। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर आएगा, उस नए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आएगा उसको हमें लिखना है। ठीक है, वो जो यूनिट वेक्टर आपने लिखा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेना है और उसे हाफ के इक्वल रखना है। ये है इस क्वेश्चन की कहानी। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करके लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी m+2 आई कैप। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, m+2 आई कैप। फिर यहां से आप j कैप कॉमन लेंगे तो 2 - mj कैप। चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं, 2j कैप माइनस mj कैप, 3k कैप माइनस 5k कैप यानी माइनस 2k कैप। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का सम तो आ चुका है, ये रहा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट हमें लेना है विद द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर और उसे हाफ के इक्वल रखना है। तो यहां पर इसका हम यूनिट वेक्टर जब लिखेंगे, सो इट इज एज ऑफ नाउ m+2 आई कैप, देन वी हैव 2 - mj कैप, देन वी हैव -2k कैप। ठीक है, इस पूरे वेक्टर को हम डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो स्क्वायर रूट में आएगा m+2 होल स्क्वायर प्लस 2 - m होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी डायरेक्टली 4 लिख दो, और ये पूरा 1/2 के इक्वल है, यहां पर देखिए। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करके आपको m की वैल्यू निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट हम न्यूमरेटर में ले लेंगे इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ, तो यहां पर फाइनली आएगा m+2 प्लस 2 - m और -2। न्यूमरेटर वाला ऐसे आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला क्या आएगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स m², 4 + 4 यानी 8, और ये वाला 4 भी पहले से ही प्रेजेंट है, ऑल दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, न्यूमरेटर में m कट रहा है, सिर्फ एक 2 बचेगा क्योंकि 2 भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4। चेक करो, और ये हो जाएगा 2m²
प्लस में 12 पूरे का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस में 12, साइड चेंज करो तो 16 माइनस 12 का मतलब क्या हुआ 4 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, तो यहां से m स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2, सो फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में उलझाया हुआ है आप लोगों को। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, आपको वेक्टर डी निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और इस कंडीशन को भी वेक्टर डी सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के एज वेल एज वेक्टर बी के भी। पढ़ के देख लो, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो मैंने दोनों के परपेंडिकुलर करा दिया, तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि वेक्टर डी विल बी पैरेलल टू ए क्रॉस बी, विच फर्दर मीन वेक्टर डी विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या वेक्टर ए क्रॉस बी इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, कंपलसरी है क्या, बताओ मुझे। फिलहाल तो मैं रख रहा हूं, बट मुझे कमेंट करके बताना कि क्या यहां पर बिना ब्रैकेट के भी हम चल सकते हैं, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी तो नहीं है, पूछ रहा हूं, कमेंट करके जवाब देना। ठीक है बेटा, तो यहां पर वेक्टर डी आपको मिल चुका है लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां पर आपको दिख रहे होंगे, है ना, इनका क्रॉस लेंगे, लैम्डा टाइम्स करेंगे तो वेक्टर डी आ जाएगा। लेकिन लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में तो हमें बात करनी पड़ेगी। फिलहाल हम यहां पर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट बनाइए, आई कैप जे कैप, ये रहा के कैप। वेक्टर ए में से 1 4 2 1 4 2, वेक्टर बी में से लेंगे तो 3 -2 एंड 7। ठीक है, वेक्टर बी में से हमने ले लिया आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को। यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा आपका 4 7 28 प्लस में 4 यानी 32 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस जे कैप हम लिखेंगे तो क्या आएगा 7 -6 यानी 1, दैट इज -1 जे कैप। फिर के कैप के साथ में क्या आएगा -2 -12 यानी माइनस का 14 के कैप। ये तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, तो यहां से वेक्टर डी भी आपको मिल चुका है लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर डी विल बी लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ठीक है, अब वेक्टर सी के साथ वेक्टर डी का हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 15 आएगा, ये भी आपको बता रखा है क्वेश्चन में। वेक्टर सी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है और वेक्टर डी तुमने अभी अभी निकाला है। ठीक है, तो चलो इसे पूरा करते हैं जरा। सी डॉट डी मीन्स ये रहा वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर डी। लेमडा को बाहर करो, आप सिर्फ वेक्टर्स में आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लो रेस्पेक्टिवली। सो 2 × 32 क्या आएगा, तो ये 64। ठीक है बेटा, यहाँ माइनस जे कैप है और यहाँ पर भी माइनस जे कैप है, मतलब कोफिशिएंट्स -1 × -1 यानी +1 हो जाएंगे। फिर 4 × -14 यानी -56। ये पूरा दे रखा है 15 के इक्वल यहाँ पर। C डॉट डी इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिलेगा 15 अपॉन, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ये बनेगा 64 - 56 यानी 8 + 1 यानी 9, तो यहाँ पर 15/9 आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू आ चुकी है, तो फाइनली इसे हम यहाँ पुट करने वाले हैं, सो दैट वी गेट वेक्टर डी इज इक्वल टू 5/3 ब्रैकेट में है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। इफ यू विश 5/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एनीवे, फिलहाल तो हमारा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन 7 सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 यानी केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पढ़ के देखो क्या बोला हुआ है आपको।
द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अ मेट्रो सिटी हैज डेवलप्ड अ ट्रायंगुलर पार्क फॉर द पब्लिक लिविंग अराउंड द सोसाइटी. द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क आर डिनोटेड बाय द वेक्टर्स ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी ए. ठीक है. यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबो आंसर द फॉलोइंग. तो हमारे पास 4 डिफरेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एंगल BCA पूछा हुआ है. सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है इज द ट्राइंगल ABC अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज इट स्केलन ट्राइंगल, जस्टिफाई योर आंसर. थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें. फिर फोर्थ पार्ट में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए बेटा, जब हम एंगल निकालने जाते हैं दो वेक्टर्स के बीच में तो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का यूज करके एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं? तो यस, निकाल तो सकते हैं. ठीक है. अब यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर करने के लिए अगर आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा. लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे ना तो बेसिकली आप थर्ड पार्ट का भी आधा काम फर्स्ट पार्ट में ही कर लेंगे. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकालोगे या डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकालोगे फर्स्ट पार्ट में. ठीक है. तो मैं फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का यूज करूंगा टू फाइंड द एंगल BCA. अपने डायग्राम में चलते हैं बेटा, और यहां पर ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं, अब यहां पर मुझे एंगल C चाहिए, तो बेसिकली मैं वेक्टर CB लूंगा और वेक्टर CA लूंगा. ठीक है. तो यहां पर वेक्टर CA तो ऑलरेडी गिवन है हमें, लेकिन वेक्टर BC की हेल्प से मुझे वेक्टर CB लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेक्टर CB विल बी इक्वल टू -1 टाइम्स वेक्टर BC. तो ये बन जाएगा आपका I कैप -2J कैप प्लस K कैप. चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं. ठीक है. अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो वेक्टर हमने लिखा है वेक्टर CB, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. वेक्टर CB का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद वेक्टर CA. ठीक है. तो हमें यहां पर डिटर्मिनेंट तो बनाना ही पड़ेगा भाई साहब. ये आपका I कैप, दिस इज J कैप एंड दिस इज K कैप. ठीक है बच्चों. वेक्टर CB यानी 1 -2 एंड 1. ठीक है. वेक्टर CA यानी -2, देन वी हैव -3 एंड देन -4. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा. तो क्या आएगा ये 4 2 जा 8 प्लस का 8 एंड देन प्लस का 3 यानी 11 I कैप. ठीक है. फिर -J कैप होता है. उसके बाद क्या होगा आपका, ये बनेगा -4 प्लस 2, 2 - 4 यानी -2 यानी प्लस का 2J कैप. ठीक है बच्चों. इसके बाद आपका आएगा -3 -4 यानी माइनस का 7 K कैप. क्लियर है बच्चों. अब इस वेक्टर का पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेता हूं ताकि हमें बाद में इजी रहे. तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं बेटा. अंडर रूट में I कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका 121 प्लस 4 प्लस 49. ठीक है. अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 + 1 10 प्लस 4 यानी 14 कैरी 1, 4 + 1 यानी 5 + 2 यानी 7 एंड देन 1 अंडर रूट ऑफ 174. ठीक है. अच्छा, अब एक काम और करिए, वेक्टर CB का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और वेक्टर CA का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो वेक्टर CB ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट में 1 + 4 + 1 यानी अंडर रूट 6 आ जाएगा. फिर वेक्टर CA का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं बच्चों. वेक्टर CA ये रहा यानी 4 + 9 + 16 यानी 29 आ जाएगा, अंडर रूट 29 ऐसे. अब फर्स्ट पार्ट का आंसर करना है ना आपको. सबसे पहले एंगल BCA यानी एंगल C. तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन ऑफ C विल बी इक्वल टू वेक्टर CB क्रॉस वेक्टर CA, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर CB का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर CA का मैग्नीट्यूड. अब इन सब की वैल्यूज तुम्हारे पास हैं तो चलो पुट करते हैं. क्या मिलेगा बेटा, न्यूमरेटर में आपका आएगा अंडर रूट 174
डिनोमिनेटर में आएगा √6 और फिर √29। 29 इंटू 6 मतलब 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 यानी 17, यानी नीचे वाला भी √174 है। एक बार आप चेक करके देखिए, ठीक है। तो ऊपर वाला √174, नीचे वाला भी सेम चीज है। कहने का मतलब साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 1, दैट मीन्स सी हो जाएगा π/2 या 90 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, एक बार देखो ध्यान से, ठीक है। अब जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, इज द ट्राइंगल ABC अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब किसी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो फिर वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ही होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल BCA या फिर एंगल C ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। फिर एक बात और पूछी गई है, इज इट स्केलन ट्राइंगल। अब इसके लिए मुझे तीनों साइड लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने साइड BC का वैल्यू तो निकाला ही हुआ है, ये रहा √6, साइड CA का निकाला हुआ है √29, हमें साइड AB का भी लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो ये क्या आएगा बेटा, √ में 9, यहां से देखो 9 + 1 यानी 10 + 25 दैट इज √35 हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे तीनों साइड लेंथ अनइक्वल हैं, यानी AB का साइड लेंथ या BC का साइड लेंथ या CA का साइड लेंथ, ये तीनों अनइक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ABC, दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का भी काम हो गया। अब जरा थर्ड पार्ट को देखते हैं, काफी आसान है थर्ड पार्ट। बेसिकली यहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये बन जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड तो पहले ही निकाला हुआ है, तो बस आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया, √174/2 एरिया है, सो यू मस्ट राइट स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझे कि नहीं। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसे ध्यान से। क्या बोला हुआ है, लेट अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम C ऑन द साइड AB, ठीक है। C से साइड AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सच दैट इट मीट्स AB एट D, ठीक है। इस सिचुएशन को मैं रीड्रॉ कर लेता हूं बेसिकली आपके लिए, थोड़ा सा वेट करना। तो यहां पर जो सिचुएशन गिवन है उसे समझने में आसानी रहे, इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। तो हमें वर्टेक्स C से साइड AB के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। यहां वर्टेक्स C ले लो, ये रहा AB, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, CD परपेंडिकुलर ऑन AB, यही बोला हुआ है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में इसी परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, यानी CD की लेंथ निकालनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं, तो एक तो हमने वेक्टर मेथड से निकाला अभी कुछ देर पहले थर्ड पार्ट में, ठीक है। दूसरी बात, क्या हम इस एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बेस, बेस का मतलब AB इंटू हाइट, हाइट का मतलब CD। देखो ध्यान से समझे, बेस AB हाइट CD। तो एरिया तो ऐसे भी निकलता है, लेकिन एरिया हमने अभी अभी क्या निकाला था, हाफ √174, यही निकाला था ना, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर इन दोनों को कंपेयर करके हमें CD लेंथ निकालना है। क्या यहां पर आपको AB का लेंथ पता है, यस पता है। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाला ही था, है ना। तो यहां से CD की वैल्यू क्या आएगी, √174/AB, या फिर इसे आप वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरफ से ये हाफ कैंसिल हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड आप जैसे ही पुट करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा, यानी फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड क्या था बच्चों, √35। इफ यू विश आप इन दोनों को
एक ही स्क्वायर रूट में कंबाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन सही से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 में अल्टरनेटिव भी है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन 9 में? इफ ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, show that the length of perpendicular drawn from A on BC is given by this expression. ओके, ठीक है, करते हैं जरा। ये आपका ट्राइंगल है, वर्टेक्स ए पोजीशन वेक्टर ये रहा, वर्टेक्स बी पोजीशन वेक्टर ये रहा, वर्टेक्स सी पोजीशन वेक्टर ये रहा, ठीक है। क्या करवा रहा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन BC। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज AD, तो आपको AD का लेंथ निकालना है। अब इसको सॉल्व करने वाला कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में बताकर आया हूं मैं, क्वेश्चन 8 फोर्थ पार्ट। मतलब हम क्या करने वाले हैं यहां पर, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लिखेंगे हाफ बेस, तो बेस हो जाएगा BC इंटू हाइट, हाइट मतलब AD। आपको इसी AD की लेंथ निकालनी है। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हम वेक्टर मेथड से निकालते हैं तो उसका भी तरीका होता है। तो हाफ क्या लिखेंगे यहां पर, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, बस, ठीक है। हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, BC का लेंथ हम निकाल लेंगे, मतलब वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और यहां से AD का लेंथ आ जाएगा। ये भी हमें निकालना होगा फिलहाल। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले मैं AB क्रॉस AC निकाल लेता हूं। AB का मतलब हुआ B माइनस A और AC का मतलब हुआ C माइनस A। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहां नीचे लिख रहा हूं बेटा, इधर आ जाओ। सो दिस विल बी B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A, यानी प्लस A क्रॉस B कर दो, फिर माइनस A क्रॉस C आएगा, यानी प्लस C क्रॉस A कर दो, और फिर प्लस नल वेक्टर आएगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। हाफ तो कैंसिल हो गया। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC एज A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, सीक्वेंस में लिख रहा हूं बस, प्लस C क्रॉस A, ठीक है। अब मुझे BC का भी लेंथ चाहिए, तो वेक्टर BC क्या आएगा, वेक्टर BC आएगा C माइनस B, ठीक है। इसका लेंथ कैसे आएगा बेटा, मॉड लगा देना, सिंपल कहानी। तो यहां पर ये पूरा अपॉन BC, तो आपको मिलेगा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड अपॉन BC, या फिर वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड, सो दैट इज C माइनस B, ठीक है। हमें अगर BC लिखना है तो इसे आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, एक ही बात है, समझ गए। तो एक बार इसे देखो और आपको क्या लेकर आना था उसे देखिए, आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका अल्टरनेटिव देखते हैं, अल्टरनेटिव में क्या बोला है बच्चों। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, ये जो वेक्टर्स हैं दे आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A B C एंड D रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर AB एंड वेक्टर CD। फिर आपको यह भी डिड्यूस करना है कि वेक्टर्स AB एंड CD आर कोलिनियर, ओके। तो वेक्टर AB आप लिखें सबसे पहले, तो वेक्टर AB आप लिख लो सबसे पहले। तो वेक्टर AB मतलब B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, ये रहा B का पोजीशन वेक्टर, ये रहा A का पोजीशन वेक्टर। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा I कैप प्लस 4j कैप माइनस K कैप। फिर इसके बाद आपको वेक्टर CD भी लिखना होगा, तो ये आपका D का पोजीशन वेक्टर है और ये C का, तो D वाले में से C वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, I कैप माइनस 3I कैप यानी माइनस 2I कैप, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, माइनस 6j कैप और ये होगा तो माइनस 8j कैप आएगा, और फिर ये बन जाएगा आपका प्लस का 2k कैप, ठीक है बेटा, ओके। अगर आप यहां ध्यान से देखें वेक्टर AB और वेक्टर CD में क्या रिलेशन है, तो वेक्टर CD को अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करें, करके देखो,
वेक्टर सी डी को -1/2 से मल्टीप्लाई करो, इसका माइनस हाफ करोगे आई कैप मिलेगा, इसका माइनस हाफ करोगे प्लस 4j कैप मिलेगा, इसका माइनस हाफ करोगे माइनस k कैप मिलेगा। तो मैंने यहां पर जो लिखा है ये आप समझ गए होंगे। अब फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टाइम्स अनदर वेक्टर। अगर ऐसा होता है तो दोनों वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो कांस्टेंट है अगर ये नेगेटिव है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना होकर एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, यानी दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। यानी यहां पर हम कहेंगे देयरफॉर वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या बनता है? 180 डिग्री या पाई भी कह सकते हो, एक ही बात है। हो गया, एंगल वाला काम हो गया बेटा। आपको डिड्यूस करना है कि दोनों कोलिनियर भी हैं, तो अगर वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उस केस में हम उन्हें कोलिनियर भी कह देते हैं। ऑल्सो वेक्टर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर एज वेल। बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपके पास वेक्टर ए बी और सी गिवन है, ये कंडीशन दे रखी है, फिर ये भी कंडीशन दे रखी है। देन प्रूव दैट वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी वेक्टर सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर सी वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर ही परपेंडिकुलर होते रहेंगे। जैसे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे हो? कुछ ऐसा काम यहां पर आपको दिखाना है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के लिए। सबसे पहले इस कंडीशन को हम देखेंगे। अगर ए और बी का क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर होगा सी के एंड बी भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के। ऐसे यहां से आप देखेंगे तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी के एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। इन दोनों कंडीशंस को अगर हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, यहां देख लो, वेक्टर बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है ना, और वेक्टर ए और वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये काम तो हो गया। अब आपके क्वेश्चन में आपको यह भी प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। हम यहां पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी इस कंडीशन में हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया है। सेम स्टोरी यहां पर। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है π/2, और क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है तो यहां पर यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी आप लोगे तो 1 आ जाएगा। समझे? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन π/2 1 होता है बेसिकली, तो आप लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। अब इस कंडीशन को भी हम ऐसे ही यूज कर लेंगे। तो ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा मॉड ए मॉड सी फिर साइन π/2, क्योंकि ए वेक्टर और वेक्टर सी के बीच में भी π/2 एंगल है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर भी 1 हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूं बेसिकली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो फाइनली आपको मिलेगा मॉड ए मॉड सी इज इक्वल टू मॉड बी। इक्वेशन नंबर 2 बोलो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे जो हमें रिजल्ट लाना है उसके लिए। तो ध्यान से देखना भाई, हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो बाय फर्स्ट अपॉन सेकंड। जब ये काम आप करेंगे तो आपको मिलेगा मॉड ए इंटू मॉड बी अपॉन मॉड ए फिर मॉड सी इज इक्वल टू मॉड सी अपॉन मॉड बी। आप LHS में देखो मॉड ए वाला कटेगा,
जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड्स हैं भाई साहब, तो स्क्वायर को हटाओगे तो प्लस माइनस मत लगाना, सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, यानी मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी। तो ये तो आपको प्रूव करना ही था, यहां देख लो हो गया प्रूव। लेकिन अभी भी एक चीज रह गई है, मॉड ए इक्वल टू 1। तो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में फिर से लौटो, क्या है, मॉड ए इंटू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, बट मॉड सी तो मॉड बी के इक्वल है बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। अब ये थर्ड इक्वेशन है कहाँ पे भाई साहब, इस रिजल्ट को थर्ड इक्वेशन मान लो जो आपने अभी प्रूव किया है, ठीक है। अब दोनों तरफ मॉड बी वाला कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा मॉड ए इक्वल्स 1। समझ गए, चेक कर लो आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। नाउ विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मीनवाइल आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर देना। इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने से आपको इस टेस्ट का पीडीएफ और दूसरे टॉपिक के भी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।